Welcome back to the channel. I am Jayashree Siddharth and today I am going to share my experience of CA intermediate journey. ये जर्नी की शुरुआत हुई थी पिछले साल जुलाई के मंथ से, जब फाउंडेशन की एग्जामिनेशन मैंने दी थी और होपफुली मैंने वो एग्जामिनेशन क्लियर कर ली एंड रिजल्ट आया और उसके तुरंत 2-3 दिनों के अंदर ही मैंने सीए इंटरमीडिएट के लिए कोचिंग क्लासेस परचेज कर ली थी। अब धीरे धीरे सीए इंटरमीडिएट की एक जर्नी शुरुआत हो चुकी थी। इसके अंदर जब सबसे पहले मुझे क्या था कि कोरोना की वैक्सीनेशन कराना था और इसकी वजह से ना मुझे उसकी वजह से काफ़ी मेरी तबीयत बिगड़ चुकी थी एंड कुछ और भी डिप्रेशन बहुत माइंड के अंदर भर चुका था, क्योंकि मुझे सीए फाउंडेशन का रिजल्ट का बहुत टेंशन था, क्योंकि मेरा मैथ्स का पेपर ठीक नहीं गया था। तो इसकी वजह से पूरा सीए फाउंडेशन का वैकेशन भी इतना अच्छा नहीं गया एंड दूसरा क्या हो गया कि एक तो मैंने मैथ्स के पेपर में से 100 क्वेश्चन में से 43 ही अटैम्प्ट किए थे और अब नेगेटिव मार्किंग की वजह से मेरा टेंशन और बढ़ते जा रहा था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही कितने कम अटैम्प्ट किए। अगर कुछ नेगेटिव मार्किंग हुई तो मैं डायरेक्टली मेरा पत्ता तो वहीं कट जाएगा एंड मैं कोई एग्जामिनेशन के अंदर आज तक कोई फेल नहीं हुई थी, तो इसकी वजह से मुझे लगा यार इस बार का फेलियर कैसे मैं एक्सेप्ट कर पाऊँगी। बट रिजल्ट आया एंड वो मैंने मैथ्स तो क्लियर कर लिया एंड एग्जैक्ट 43 ही मिले। फिर इंटरमीडिएट के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया, बट कुछ ऐसे अंदर से एक्साइटमेंट नहीं लग रही थी, क्योंकि मेंटली मैं बहुत कुछ सफ़र कर चुकी थी। डिप्रेशन जैसा टाइम भी आ चुका था एंड मैं लगभग 2 से 3 महीने के लिए मैं बीमार पड़ गई थी। बट फिर जब रिकवरी हुई तब मैंने इंटरमीडिएट को पढ़ना शुरू किया। अकाउंट्स जैसा सब्जेक्ट तो मुझे बहुत ईजी लगा, ऐसे लगा कि यार इंटरमीडिएट का अकाउंट्स इतना सिंपल है। फिर लॉ तो मेरा हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहा। लॉ को तो मुझे आज भी लॉ का थियोरी दोगे तो मैं इजीली कर पाऊँगी, क्योंकि लॉ के अंदर एक इंटरेस्ट होता है कि अब आगे स्टोरी में क्या होगा, आगे गवर्नमेंट ने क्या किया, आगे कैसे सेक्शंस आएंगे, क्या कौन सी केस स्टडीज। तो इसकी वजह से लॉ भी कभी ऐसे हार्ड बर्डन लगा नहीं। फिर कॉस्टिंग के मुझे एक फैकल्टी के लेक्चर्स थे, तो उन्होंने क्या बोला था कि मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देख लेना और आपका प्रिपेयर हो जाएगा। एंड मेरी आदत क्या थी कि मैं लेक्चर्स को ऐसे नंबर्स में काउंट करती थी। अरे यार सिर्फ 90 लेक्चर ही है कॉस्टिंग के, तो मैं तो ये तो 90 डेज़ क्या, इसको तो मैं 15-20 दिन के अंदर ही ख़त्म कर दूँगी। तो इस तरीके से मैंने कर तो दिया 15-20 दिन के अंदर ख़त्म, बट कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सर ने सॉल्व किया था, कौन सी अप्रोच लगी होगी। तो इसकी वजह से वो टाइम पास हो गया। फिर मुझे लगा यार मैं एक ही ग्रुप देने वाली हूँ, तो मैं इतना बर्डन क्यों झेल रही हूँ, मैं आराम से कॉस्टिंग कर लूँगी लास्ट में। फिर सडनली जब दिवाली आई एंड दिवाली के बाद मुझे लगा कि नहीं यार कॉस्टिंग भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि टैक्स तो मेरा हो रहा था। जीएसटी के सारे सेक्शंस याद रहते थे एंड डायरेक्ट टैक्स के भी लगभग सारे प्रोविजन मैंने याद कर लिए थे, बट प्रैक्टिकली मैंने सम ज़्यादा सॉल्व नहीं किए थे। फिर धीरे धीरे ग्रुप 1 खत्म होने आया, ग्रुप 1 की कोचिंग क्लासेस कंप्लीट हो गई। अब सर के जो हमारे सर थे उनकी स्ट्रेटजी थी कि अब आप ग्रुप 2 कैसे शुरू करोगे। एंड मैंने कम्प्लीटली मैंने 10 से 12 दिन इसके अंदर वेस्ट कर दिए कि ग्रुप 1 करना है कि नहीं करना है, करना है कि नहीं करना है। फिर एक कुछ डिसाइड किया कि नहीं मैं एक ग्रुप ही दूंगी, दोनों ग्रुप के अंदर मैं इतना बर्डन लेके दूंगी तो मेंटली मैं काफ़ी सारी मेंटली मैं बहुत डिप्रेस हो जाऊंगी और बहुत सफ़र करना पड़ेगा। और इसकी वजह से मैंने ग्रुप 1 के क्या किया, मैंने लॉ का रिवीजन कर लिया था एंड अकाउंट्स का भी हाफ से ज़्यादा रिवीजन मेरा हो चुका था। अब मैं कॉस्टिंग को शुरुआत करने लगी और एक दिन ऐसा लगा कि मेरी कॉलेज तो मैं रेगुलरली जाती थी, बट ये बात अलग थी कि मैं कॉलेज के लेक्चर में नहीं बैठती थी, मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करती थी। तो एक दिन लगा यार मैं लाइब्रेरी में बैठ के 7-8 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ और उसके लिए मैं ग्रुप 1 के लिए इतना टाइम दे रही हूँ। एंड मैंने ग्रुप 2 के कोई सब्जेक्ट जो थे मैंने वो ट्राई करना शुरू किया एंड एडवांस अकाउंटिंग जैसे जो सब्जेक्ट थे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे और मुझे ज़्यादा ऐसे हार्ड भी नहीं लगे, इजीली मुझे कंसेप्ट समझ आ रहे थे। और ऑडिट जैसे सब्जेक्ट के अंदर जो मैम थी उसका तो उन्होंने इतना इंटरेस्ट डेवलप कर दिया था एंड बाकी की सारी जैसे कि EISM हो गया उसके अंदर मुझे इंटरेस्ट आने लगा एंड FM तो मेरा हमेशा से कॉलेज टाइम से फेवरेट रहा। तो ये सारे चारों ग्रुप की पढ़ाई में बहुत ईजीली मैंने शुरुआत कर दी थी एंड जनवरी एंड तक मेरे पास सोशल मीडिया मैं सोशल मीडिया पे बहुत थी। फिर मैंने जनवरी के एंड में मैंने सोशल मीडिया से सब जगह से लगभग दूरी बना ली थी। अब मेरे फ़ोन में सिर्फ फ़ोन आते थे किसी के भी, वो भी किसके पता है आपको, सबसे ज़्यादा तो कंपनी के फ़ोन आते थे कि ये ऐसे ऑफर है वैसे ऑफर है। एंड दूसरा तो या तो मम्मी पापा का, वो भी कैसे कि कॉलेज से कब आएगी वगैरह वगैरह। एंड किसी के कांटेक्ट थे नहीं एंड 4-5 महीने मैंने बहुत सीरियसली मेहनत की। 4 मंथ तो मैंने किसी से बात भी नहीं की होगी, सिर्फ खुद के अंदर बिजी खुद के पढ़ाई के ऊपर ही मैंने वो फोकस किया था। फिर इस तरीके से फरवरी एंड हुआ
एंड कॉलेज मैंने रेगुलरली जाना कंटिन्यू किया, क्योंकि मुझे पता था मैं घर पे कुछ नहीं कर पाती थी। घर पे क्या था, फ्रेंड्स को मतलब भाई बहन को देखती हूँ कि यार वो टाइम पास कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ, कब से मतलब सुबह से लेकर शाम तक कुर्सी पे बैठी हुई हूँ। तो फिर मैंने लाइब्रेरी जाना शुरुआत की। मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ थी, तो हम दोनों मतलब लाइब्रेरी में सुबह 7 बजे जाके बैठते थे और शाम को हम 4 बजे तक निकलते थे ऐसे कुछ। तो इसकी वजह से काफ़ी सारी पढ़ाई वहाँ ही हो जाती थी और घर पे जाके अब सिर्फ रिविजन की बारी आती थी। तो ये 4 महीने की जर्नी जो थी ना, वो बहुत अच्छी रही और इसकी वजह से मेरी जो भी सारी वीकनेसेस थी ना, मैंने वो सारी लगभग ओवरकम कर ली थी। बट अब यहाँ कॉस्टिंग भी मतलब कॉस्टिंग कवर कर लिया, डायरेक्ट टैक्स कवर कर लिया। फिर मुझे जो ज़्यादा प्रॉब्लम आई वो एफएम में आई थी, क्योंकि एफएम के जो हार्ड बड़े बड़े चैप्टर्स थे ना, उनके मैंने रिविजन ही नहीं किए थे। सिर्फ देख के, सिर्फ लिख के, अच्छे सजा के बुक के अंदर रख दिए थे, बट रिविजन बाकी था। EISM का सब्जेक्ट के मैंने नोट्स बना लिए थे। EISM में मेरी स्ट्रेंथ थी एंड ऑडिटिंग तो ऑब्वियसली वो मेरा पैशन था। मतलब ऑडिट के अंदर तो मुझे आज भी अगर टीचिंग का करे तो मैं इजीली कर सकती हूँ। सो ग्रुप 2 के सारे सब्जेक्ट्स इजी लगे, बट लास्ट में कॉन्फिडेंस टैक्स के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब गिर गया था, क्योंकि कैपिटल गेन एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन जैसे चैप्टर्स मैंने ज़्यादा अच्छे से नहीं किए थे। तो अब उनके सारे सर जो प्रैक्टिकल सम करवाने लगे, तब मुझे लगता था यार ये क्या है, मतलब कब पढ़ाया था, ये डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती गई एंड फिर मतलब लगा कि यार मैं दोनों ग्रुप क्लियर भी कर पाऊँगी क्या। एंड एग्ज़ाम मतलब वो जो सिचुएशन थी ना, वो अलग ही होती थी। मैं किसी को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे आजू बाजू ऐसे टीचर्स नहीं थे कि मुझे वो फिजिकली पढ़ा सके, क्योंकि मैं जहाँ रहती थी वहाँ ऐसे CA की क्लासेस अवेलेबल ही नहीं थी, मतलब जो था वो ऑनलाइन ही था। इसकी वजह से मतलब टैक्स के अंदर मैंने सोचा कि यार मुझे जो आता है मुझे उसके ऊपर ही फोकस करना चाहिए। मैंने प्रोविजंस अच्छे से याद कर लिए एंड कुछ सम देखने शुरुआत कर दिए। फिर क्या हुआ, एग्ज़ाम के थोड़े दिन बाकी रहे एंड अब मेरे RTP MTP क्वेश्चन के ऊपर मैंने फोकस करना शुरू किया। RTP MTP अच्छे से सॉल्व हो गए, मतलब जैसे कि लॉ के RTP MTP बहुत ईजिली मैंने मक्खन की तरह सॉल्व कर लिए। अकाउंट्स हो गया, कॉस्टिंग भी एक बार हो गया, टैक्स में बहुत वाट लगी। RTP MTP देखते ही मैं तो ब्लैंक हो चुकी थी कि ये मतलब ये हो पाएगा मुझसे। फिर क्या हुआ कि रिविजनरी सीरीज़ वगैरह देखनी शुरुआत की कोई सर टीचर्स की। एडवांस अकाउंटिंग भी मैंने अच्छे से सॉल्व कर लिया। ऑडिटिंग EISM जैसे तो मतलब इजी सब्जेक्ट है। FM के अंदर मेरा इको स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने वहाँ वो ओवरकम कर लिया। सो जैसे एग्जामिनेशन के अंदर एंटर हुई, अकाउंट्स का पेपर एकदम अच्छे से गया एंड गलतियाँ थोड़ी बहुत होती गई, क्योंकि हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आउट मार्क्स आना तो मतलब सोच ही नहीं सकते इतना। फिर आया लॉ का पेपर एंड लॉ के अंदर 2 दिन की छुट्टी दी थी और मैंने लॉ का पूरा प्रिपरेशन इस तरीके से किया। मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स मतलब खुद की रिकॉर्डिंग्स ही कर ली थी, 10-11 जो चैप्टर थे उन सब की। तो वो चैप्टर्स 1-1 घंटे के अंदर मैंने सारे के सारे रिकॉर्ड कर लिए थे। तो अब मैं उसको 2x में देखने वाली थी, मतलब मेरा 7-8 घंटों के अंदर पूरा का पूरा लॉ कवर हो जाने वाला था। एंड फिर तो मेरे सारे जो मॉड्यूल के क्वेश्चन हो चुके आज RTP MTP हो। फिर आया कॉस्टिंग की बारी सॉरी। सो कॉस्टिंग के अंदर क्या था, चैप्टर्स के रिविजन तो अब कर लिए। अब आया था मेन इम्प्लीमेंटेशन का काम कि मैं इन सारे चैप्टर्स को मैं एक तरीके से 1.5 डे के अंदर कैसे समेटूँगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि मेरी जो लॉ की छुट्टी थी ना 2 दिन की, तो उसके अंदर मैंने 1 दिन कॉस्टिंग किया था एंड दूसरे दिन मैंने लॉ की, क्योंकि मुझे लॉ के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था मैं 1 दिन के अंदर रिवाइज कर पाऊंगी। तो कॉस्टिंग की छुट्टी जो मैंने वहाँ यूटिलाइज़ की, वो चैप्टर्स अब मैंने यहाँ रिवाइज नहीं किए थे। अब मैंने वो चैप्टर्स देखे थे जहाँ मुझे लेस कॉन्फिडेंस था, मतलब जहाँ वो बड़े बड़े चैप्टर्स थे मैंने उनके ऊपर ध्यान दिया। तो कॉस्टिंग का पेपर भी अच्छा मतलब गया था, क्योंकि जब मैंने पेपर देखा तब मुझे लगा यार इतना क्या ईजिली पूछा है। बट कहीं ना कहीं कॉस्टिंग में इस बार लग सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो मैंने किए थे वो मैं वहाँ जाके थोड़ा भूल गई थी। जब मैं बाहर लिखने की बारी आई तब मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जो सिंपल क्वेश्चन थे वो भी मुझे नहीं आ पाए। बट फिर भी मैंने 50 to 60 मार्क का अटेम्प्ट किया एंड लगता तो यार पास हो जाएगी, लेट्स सी नाउ। फिर टैक्स का पेपर आया। टैक्स के अंदर तो मैं मतलब पूरी की पूरी ब्लैंक हो चुकी थी, क्योंकि मुझे टेंशन बहुत था। कॉस्टिंग का पेपर अच्छा नहीं गया, कॉन्फिडेंस लो लेवल पे पहले ही आ चुका था एंड अब लग रहा था मैं दूर की नहीं दूँ टैक्स का पेपर, क्योंकि टैक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट था एंड अब उसको कवर करना 1.5 डे के अंदर इम्पॉसिबल था। फिर मैंने क्या किया, सर के जो रिविजनरी सीरीज़ थे मैंने वही देखे एंड फिर मेरे जो रिविजनरी नोट्स थे जो मैंने बनाए थे वो मैंने फॉलो किया एंड इस तरीके से GST एंड डायरेक्ट टैक्स लगभग तो कवर कर ही लिया था। फिर आता है एडवांस अकाउंटिंग। अब एडवांस अकाउंटिंग के अंदर क्या था, टैक्स का पेपर मेरा अच्छा गया, क्योंकि उसके अंदर मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस था और वो अच्छा गया था। इसकी वजह से एडवांस अकाउंटिंग के साथ बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी।
एंड एडवांस अकाउंटिंग में पेपर अच्छा गया, मतलब पास मैं इजीली हो सकती हूँ। फिर आता है ऑडिटिंग, तो ऑडिटिंग था मेन, मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आ चुका था ऑडिटिंग। तो इस बार तो मतलब ऑडिटिंग के अंदर कुछ ज़्यादा टेंशन था नहीं, क्योंकि 4-5 चैप्टर्स के मैं रिकॉर्डिंग कर ली थी 1-1 घंटे की, या फिर समझ लो आप हाफ आवर की। तो इसकी वजह से वो भी प्रिपरेशन हो गई अच्छे से अच्छा। मतलब ऑडिट का पेपर लगभग मेरे सारे दोस्तों का अच्छा नहीं गया था, उसके मुंह लटके हुए थे, बट मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, क्योंकि मैंने मॉड्यूल फॉलो किया था। मॉड्यूल के अंदर का ही छोटे छोटे पार्ट्स आए थे एंड वो मैं इजीली प्रेजेंट कर पाई थी। फिर आता है EISM, तो वो भी मतलब मुझे फोबिया नहीं था इन सब चीज़ों से, क्योंकि EISM का मैंने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा था एंड मेरे सर भी एकदम अच्छे वे के अंदर उसको एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने कनेक्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बन चुका था। तो उसके अंदर ना चार्ट मैंने बहुत बनाए थे EISM के अंदर, क्योंकि चार्ट्स के थ्रू ही आप EIS रिवाइज कर पाओगे। उसके अंदर बहुत सारे कंट्रोल्स आपको बताए पूछेंगे, बहुत सारे मशीनों के पार्ट्स कैसे होते हैं, फ़ोन के पार्ट्स, ऐसी सारी चीज़ें की वजह से मैंने चार्ट्स फॉलो किए थे। एंड एग्ज़ाम के लगभग मैं 2 घंटे पहले सेंटर पे पहुंच जाती थी, क्योंकि मेरे वहाँ से सेंटर बहुत दूर था। तो फिर वो 2 घंटे के अंदर मैंने वो चार्ट्स फॉलो किए एंड 5 चैप्टर, तो 5 चार्ट्स थे उसके, और फिर SM के मैंने 6 चैप्टर्स के कुछ नोट्स बनाए। इसकी वजह से 2 घंटे के अंदर पूरा का पूरा मैंने कवर कर लिया था, इजीली वो पेपर भी अच्छा गया। एंड लास्ट आता है FM। तो FM के अंदर ज़्यादा टेंशन नहीं था इतना, क्योंकि FM के अंदर जो 4-5 मतलब 10 चैप्टर्स में से मुझे 6 चैप्टर पे पूरा भरोसा था कि मैं इसके अंदर अच्छे से स्कोर कर पाऊंगी। एंड बाकी के जो 4 चैप्टर्स थे, मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे आता नहीं था, मुझे आते थे वो चैप्टर्स, बट मैंने वो रिवाइज नहीं कर दिए, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मुझे लगा कि वो चैप्टर्स कुछ नहीं मैं कर लूँगी। बट फिर मेरा इको के ऊपर बहुत अच्छा फोकस रहा कि मैं इको को अगर अच्छे से कवर कर लेती हूँ 40 मार्क्स का, और FM के अंदर भी मैं बाकी के वो 6 चैप्टर्स के ऊपर एकदम फोकस करती हूँ, तो मैं पासिंग मार्क्स अच्छे से कर लूँगी। और जब FM का पेपर आया तब बिना स्ट्रेस लिए एंड लास्ट पेपर था, तो पूरा का पूरा मतलब मैंने कंसंट्रेशन लगाया एंड खुद के अंदर भी यही था कि अब ये लास्ट पेपर मेरा रिजल्ट डिसाइड करेगा। जो था मैंने 100% दिया एंड पेपर अच्छा गया। फिर भी मतलब पेपर थोड़ा टफ था, इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ टर्म्स समझ नहीं आ रहे थे कि यार ये कंसेप्ट कब था ऐसे, बट फिर भी बिना टेंशन लिए पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर लिया। एंड बाहर निकले तो कुछ ना कुछ वो स्माइल तो रहती है कि यार अब ये किताबी दुनिया से थोड़े महीनों तक छुट्टी मिलने वाली है। एंड कोई थे स्टूडेंट जो जिसके फेस पे स्माइल नहीं थी, उनको लगा यार क्या ठीक है ना छुट्टी मिल रही है, बट मतलब मैंने तो मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली थी, तो अब मुझे लग रहा था यार अब मुझे छुटकारा चाहिए, अब मुझे वो मेरी फ्रीडम चाहिए, क्योंकि वो मैंने 4 महीनों से खो दी थी। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह से लगभग संन्यास ले दिया, मतलब ले लिया था। एंड जब मैंने सोशल मीडिया वगैरह वापस रीओपन किया, तब मैसेजेस ऐसे थे तू है भी इस दुनिया में, क्योंकि हर जगह से कोई किसी के साथ कांटेक्ट था नहीं, तो इसकी वजह से वापस से वो कनेक्शन बनाना, तो उसके लिए थोड़ा बहुत फेस हुआ था, बट कुछ नहीं। मुझे अभी मतलब मुझे अच्छी अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी कि मैंने अपने गोल को इतना सारा टाइम दिया, रादर देन मैंने गॉसिपिंग ऐसे कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। तो इसकी वजह से क्या था कि अब सोशल कनेक्शन तो थोड़े वीक हो चुके थे, बट वो अंदर की जो फीलिंग थी, खुद को अंदर से पहचानना, वो सब मैं बहुत अच्छे तरीके से कर चुकी थी, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ को जानना, हमारी कौन कौन सी वीकनेस है उसको जानना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, वो मैं इस टाइम की जर्नी बहुत कर चुकी थी। सो फिजिकल हेल्थ अच्छी थी एंड मेंटल हेल्थ के मतलब मैंने सोशल मीडिया से थोड़ी छुट्टी ले ली थी, इसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी, क्योंकि अब सिर्फ एक ही विजन दिख रहा है कि भाई मुझे उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, उसके अंदर चाहे जितने भी पड़ाव हो मैं वो पार कर लूँगी, बट मुझे उस गोल तक पहुंचना है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी जर्नी यहाँ फिनिश हो चुकी थी। एंड फिर वो सारे के सारे शौक जो मैंने छोड़े थे, जो सारी की सारी इन्जॉयमेंट जो मैंने मिस कर दी थी, फिर अब वो टाइम आ चुका था कि अब मैं उन सारे पलों को फिर से लूँ। तो इस तरीके से ये जर्नी कंप्लीट हुई। एंड अब रिज़ल्ट की टेंशन है कि मतलब कैसे आएगा, कुछ ही शायद अगस्त के फिक्स फर्स्ट वीक में रिजल्ट है। सो लेट्स सी नाउ, बट जर्नी बहुत मेमोरेबल रही। एंड काफ़ी सारे जो पल थे वो मैंने डायरी के अंदर कैप्चर करके, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं डायरी के अंदर जो मेरे साथ अच्छा होता है वो मैं रखती हूँ लिख के। सो इस वजह से ये जर्नी भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय करी। एंड आई होप अब मैं ये फाइनल की जर्नी भी इस तरीके से कंप्लीट कर पाऊँ। सो यार दिस वॉज माई जर्नी एंड आई होप आपकी जर्नी भी इतनी इंटरेस्टिंग रहे एंड आपका भी जो कॉन्फिडेंस अभी है वो लास्ट टाइम तक ही रहे। सो इसके लिए अपने आप को फोकस्ड रखो एंड सारे डिस्ट्रैक्शंस को थोड़े समय के लिए दूर कर दो। एंड आपके जो डिस्ट्रैक्शन है ना वो आप खुद बनाते हो,
आप खुद उन लोगों को इंपॉर्टेंस देते हो, आप खुद उन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हो और फिर वो आपको हार्म करती है। इसकी वजह से आप अपनी चीज़ों को, आपको कौन सी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगती है और कौन सी चीज़ें नहीं लगती, उसको बाइफरकेट कर दो एंड उन सारी चीज़ों को मतलब हावी मत होने देना खुद के ऊपर, क्योंकि आपका जो लेवल है, आपका मेंटल लेवल है, उसका ध्यान रखने वाले आप सिर्फ खुद एक हो। डिस्ट्रैक्शंस आपको पूरी की पूरी दुनिया कराएगी, बट आपको फोकस रहना आपके हाथ में है। सो बी फोकस्ड ऑन योर गोल एंड keep doing things again and again so that you can become expert in this thing, right? सो या मैं यहाँ एक वीडियो एंड करती हूँ। आई होप मेरी जर्नी भी आपको अच्छी लगी होगी एंड आपकी जर्नी भी इतनी इंटरेस्टिंग होगी। सो विद दैट आई एम एंडिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। टिल देन टाटा बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।